वेलकम एवरीवन। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे और ये मेनली हमारी डील करेगी एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से। तो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो टर्म है वो लिया गया है टू ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट है साइकी, सेकंड है लोगस। साइकी का अर्थ होता है सोल यानी कि आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है साइंस यानी कि विज्ञान। तो साइकोलॉजी का जो अर्थ होता है वह है मन का विज्ञान या मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तो साइकोलॉजी का जो टर्म में अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। इसे कुछ जो है साइकोलॉजिस्ट ने मन का विज्ञान भी कहा है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। मनोविज्ञान जो है वह व्यक्ति के मस्तिष्क और उसके विचारों का, उसके बिहेवियर को स्टडी करता है। इसमें कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर ने डेफिनेशन दी है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी शुड बी डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑन ह्यूमन बीइंग। तो साइकोलॉजी वह है जो विज्ञान के बिहेवियर और एक्सपीरियंस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। क्रो ने इसकी डेफिनेशन दी है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। मनोविज्ञान जो है वह ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप का अध्ययन है। देन अकॉर्डिंग टू मुन ने इसकी डेफिनेशन दी है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी है। साइकोलॉजी स्टडीज द इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इन रिलेशन टू द environment. Thus, psychology is defined as the science of mental process, behavior, and experiences. It helps us to understand the behavior of people around us, to find out how and why they behave differently. Psychology वह स्टडी है व्यक्ति के मेंटल प्रोसेस, उसके बिहेवियर और उसके एक्सपीरियंसेस की, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि व्यक्ति क्यों अलग अलग तरह से बिहेव करता है। देन हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में आप ये चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं कि ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इसमें है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड है लर्निंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट, देन लास्ट में है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फिर हम देखेंगे इसमें ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस देखेंगे कितनी है। तो फर्स्ट है इसमें एजुकेशनल एंड स्कूल साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में है। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। Concept of educational psychology. The concept of educational psychology is to bring drastic change in the teaching and learning process. जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक बड़ा चेंज देता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को, शिक्षण और अधिगम प्रोसेस को। The main idea of educational psychology is that learning is an active constructive process. एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही यह आइडिया है कि जो लर्निंग है वह एक एक्टिव प्रोसेस है। दिस मीन्स दैट
organism is involved in processing information and constructing knowledge। इसका यह मतलब है कि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है जब हम किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस में करते हैं और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज फोकस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो फोकस करती है शिक्षक के स्टूडेंट्स के ऊपर। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है ये। देयर आर यूज्ड वेरियस psychological principles in formulation of curriculum for the different stages। जब करिकुलम डिसाइड होते हैं डिफरेंट स्टेजेस के तो उनके ईयर के अकॉर्डिंग कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उन पे बेस्ड होते हैं ये। देन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न प्राइमरीली with understanding the process of teaching and learning that takes place within the formal environment। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी वहाँ पे भी प्राइमरी लेवल पे भी होती है और यह समझने में मदद करती है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे चल रहा है और ये एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में होती है। इट कवर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक लर्निंग थ्योरीज को कवर करती है, टीचिंग मेथड को कवर करती है, मोटिवेशन, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट एंड पेरेंटल चाइल्ड। अब हम इसमें देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल beginning from the birth and continue to adolescence। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किसी पर्सन के लर्निंग एक्सपीरियंस को बताता है उसके बर्थ से लेकर एडोलेसेंस तक। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए स्किनर ने इसकी डेफिनेशन दी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एजुकेशनल सिचुएशन। फिर एक डेफिनेशन स्टीफन ने दी है इसके, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक सिस्टमैटिक स्टडी है। एक डेफिनेशन क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द कंडीशन दैट अफेक्ट लर्निंग, जो लर्निंग को इफेक्ट करती हैं। बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो इसमें आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट। स्कोप में चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट करना एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैसे कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल ग्रोथ, ये सारी इसमें हो जाएंगी। और उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वो इमोशनली, सोशली, मोरली कैसे डेवलप हो रहा है, तो ये सारी गाइडेंस प्रोवाइड करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज न्यूट्रिशन, इंटेलेक्चुअल stimulation and emotional climate of the home are also important determinants of intelligence। मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो भी इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी ज़रूरी है। और फिर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। Individual differences refers to the distinctiveness and the variation among student characteristics and behavior pattern। जो स्टूडेंट्स की में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उन्हें समझने के लिए और स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर पैटर्न को जानने के लिए भी ज़रूरी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, न्यू नॉलेज को बिल्डअप करता है, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। अब है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मेथड्स में इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वेरियस मेथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में सबसे पुराना मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इस मेथड को डेवलप किया था विलियम वुंट ने, जिन्हें
स्ट्रक्चरलिस्ट साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी का निर्माण को इस्टेब्लिश किया था लिप्जिंग में, जर्मनी में। ही वॉज द स्ट्रक्चरलिस्ट इन द psychology who defined psychology as the study of conscious experiences of the individual and analyzed the constituent or building block of minds। इन्होंने बताया कि एनालिसिस करना और ब्लॉक्स को स्टडी करना माइंड के, ये सारा जो है वो साइकोलॉजी में आता है। इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन को सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इसमें खुद के ऊपर ही पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और सब्जेक्ट इन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब डिटेल्स। इसमें पूछा जाता है सब्जेक्ट या इंडिविजुअल से उसके बारे में डिटेल में। देयर ओन मेंटल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस, उनकी मेंटल प्रोसेस के बारे में उनके क्या अभ्यास रहे हैं। टू डिस्क्राइब वंस ओन मेंटल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ क्या है इसके बारे में, और उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। फिर है एडवांटेजेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वंस सेल्फ, यह हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एक व्यक्ति के बारे में। यह इजी होता है कंडक्शन में। देन है डिसएडवांटेजेस, इट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर, यह सब्जेक्टिव इन नेचर होता है और लैक ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। देन सेकेंड मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। A scientific observation used in psychology differs from a layman's day-to-day observation and takes place in the following steps। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि सिलेक्शन, साइकोलॉजिस्ट सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर बिहेवियर को सेलेक्ट करना पड़ता है पहले, उसके बाद रिकॉर्डिंग आता है। The researcher records quantitative behavior by marking tallies and qualitative behavior by taking photographs and video recordings। इसमें फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बिहेवियर जो होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक बिहेवियर, उससे रिकॉर्ड किया जाता है। फिर एनालिसिस ऑफ डेटा होता है इसमें। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है और एक जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है। फिर है नॉन पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एक वह जिसमें कोई भी पर्सन नहीं होता है वो नॉन पार्टिसिपेंट में आ जाएगा, और पार्टिसिपेंट में जिसमें कोई पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर हम स्टडी करेंगे। फिर इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। इट इज़ ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, ये रिलायबल होता है ज़्यादा। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल एज ग्रुप, हर तरह के एज ग्रुप के लिए ये किया जा सकता है। यह एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज में आ जाएगा। फिर है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड बिहेवियरिस्ट ने दिया था, इसमें थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर ये सब आ जाएंगे। are popularly known using the extensive experimental method for studying animal behavior and applying the same principle on human being। ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने जो है एनिमल्स पे पूरा प्रैक्टिकल किया था, पूरा एक्सपेरिमेंट किया था और उन्हें सेम उसके सिद्धांतों को जो है ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई किया था। द एक्सपेरिमेंटल मेथड यूजेज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो हम डिज़ाइन को यूज़ करते हैं, जो मेथड होता है इसका प्रोसीजर पूरा, उसे हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। और इसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है जिसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ अ सर्च प्रॉब्लम, हमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम क्या सर्च करने जा रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। देन देखेंगे फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाएंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करेंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करेंगे, उसे इंटरप्रेट करेंगे। देन कंक्लूजन निकालेंगे। फिर रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन को हम रिवाइज करेंगे।
एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में कुछ वेरिएबल्स आते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये मैनिपुलेट और ऑल्टर किए जा सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो किसी एक फिनोमिनन पर डिपेंड करेंगे। देन है एडवांटेजेस। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो सिस्टमैटिक मेथड होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, साइंटिफिक मेथड है ये, और ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। इट इज़ सिमिलर टू द कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन से सिमिलर होता है। दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। यह मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली होता है। फिर इसमें क्लिनिकल मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ माल एडजस्टेड एंड डेविएंट केसेस। इसके बाद है साइकोफिजिकल मेथड। दिस मेथड इज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट द quantitative relationship between physical events and corresponding psychological events, or investigation of quantitative relationship between stimuli and stimulus. ये मेथड्स वह होते हैं जो रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं फिजिकल इवेंट्स के बीच में और साइकोलॉजिकल इवेंट्स के बीच में, और इसमें एक स्टिमुली होता है और दूसरा रिस्पॉन्स होता है। सब मेथड्स ऑफ साइको फिजिकल मेथड्स। इसमें कुछ सब मेथड्स भी बताए गए हैं, जैसे कि मेथड ऑफ लिमिट्स, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुली। देन एक होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। इंटरव्यू मेथड जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है और नॉन अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। इसके दो टाइप्स हैं इंटरव्यू मेथड के, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। फिर है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर किया जाता है, उसकी पूरी एनालिसिस की जाती है, इन डेप्थ स्टडी की जाती है इसमें, उसके बारे में पूरा डेटा होल सोल कलेक्ट किया जाता है इसमें। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं केस स्टडी मेथड की। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है इसमें, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, इमोशनल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। फिर इसी मेथड्स में आ जाएंगे कुछ मेथड, जैसे कि क्वेश्चनियर मेथड, जिसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं फिर आपको उसका आंसर करना होता है। तो ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक मेथड है, क्वेश्चनियर मेथड। जैसे कि PSHI आपका है और HSPQ है, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, ये सब क्वेश्चनियर मेथड में आ जाएंगे। फिर 8th है रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल मेथड वह होता है जब आपसे रिव्यू लिया जाता है। इसमें एक रेटिंग स्केल बनाई जाती है, जैसे कि बैड, वेरी बैड, गुड, वेरी गुड, ऐसे करके। अब हम इसमें देखेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन क्लासरूम सिचुएशन। क्या इम्प्लीकेशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचिंग और लर्निंग में। तो यह एक चाइल्ड सेंटर करिकुलम डिसाइड करता है, जिसमें बच्चा ही केंद्र बिंदु होता है। क्वालिटी टीचर्स होते हैं इसमें, इफ़ेक्टिव साइकोलॉजी उन्हें आती होती है, पहले से ही प्रिंसिपल्स पता होते हैं कैसे बच्चे को जज करना है, और इवैल्यूएशन इन्वॉल्व करता है ये। स्पेशल चाइल्ड्स के लिए अ टीचर हु नोज अबाउट लर्निंग प्रिंसिपल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बेटर डील विद द स्पेशल चाइल्ड। एक टीचर जब लर्निंग प्रिंसिपल्स को जानता है, लर्निंग डिसेबिलिटी को जानता है, तो वो स्पेशल चाइल्ड्स को अच्छे से ट्रीट कर सकता है। इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रेन, अ टीचर हु हैज़ स्टडीड एजुकेशनल साइकोलॉजी, वह टीचर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ता है उसे इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करने में भी हेल्प मिलती है। वो अच्छे से उसे गाइड कर सकता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग।
इसे पढ़ने के बाद टीचर इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपने कंटेंट को ऑडियो या वीडियो के थ्रू प्रेजेंट कर सकता है या ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकता है। देन प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल को परफेक्टली अरेंज कर सकता है, उसे मैनेज कर सकता है। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करेंगे? तो इसमें WA क्लाई के अनुसार बताया गया है कि नेचर ऑफ द चाइल्ड, बच्चा कैसी प्रकृति का है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करेगा। देन है एम्स एंड पर्पस ऑफ करिकुलम, जो भी करिकुलम हम बना रहे हैं उसका हमारा पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे। और फिर है मेथड्स एंड प्रोसीजर, कौन से मेथड और प्रोसीजर को हम यूज़ कर रहे हैं अपने करिकुलम में। फिर है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को हम फॉलो कर रहे हैं इसमें। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या अंतर है ये देखेंगे हम। तो इसमें 3 कॉलम्स हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर है साइकोलॉजी, फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें मीनिंग के बेसिस पे देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड एंड मेंटल एक्टिविटीज़, साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, वह हमारा माइंड और मेंटल एक्टिविटीज़ का विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में देखते हैं। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यह जो है साइकोलॉजी को अप्लीकेबल करना है एजुकेशन के फील्ड में। देन है फील्ड, साइकोलॉजी इज़ प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी जो है वो साइंस से डील करता है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो अप्लाइड साइंस है, प्योर साइंस नहीं है वो। देन है डिपेंडेंस, साइकोलॉजी जो है वो इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन होता है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यह साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। फिर एरियाज ऑफ स्टडी, तो साइकोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, और एजुकेशनल साइकोलॉजी में बिहेवियर ऑफ चाइल्ड को स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर स्कूल में। फिर है पर्पस ऑफ स्टडी, तो स्टडी का इसमें पर्पस होता है कि आइडेंटिफाई करें हम पोटेंशियलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को और टैलेंट को। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इन्हेंस करता है पोटेंशियलिटीज़, एबिलिटीज़ एंड टैलेंट बाय प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट, इसमें एक लर्निंग एनवायरनमेंट के थ्रू इन्हेंस किया जाता है एबिलिटीज़ और टैलेंट को। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में है ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्कोप होता है वो स्पेसिफिक और लिमिटेड होता है। फिर है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साइकोलॉजी आपका पूरा ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ही पूरा, क्योंकि ये आपको फर्दर भी काम आएगा, जैसे कि टेट के लिए, सीटेट के लिए, और आप जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देंगे सब में काम आएगा। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, और ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। तो हम पढ़ते हैं इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में हम देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इस विच स्टडीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब साइकोलॉजी जो है वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करता है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जो ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है यह स्टडी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट कवर्स बोथ एस्पेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है मानव का विकास, वह दोनों ही एस्पेक्ट को कवर करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। These two terminologies, growth and development, are often used as the synonym terms
इन दोनों को ही हम सिनोनियम टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन फैक्ट ग्रोथ इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट से डिफरेंट होता है, उसमें अंतर होता है। ग्रोथ मीन्स, ग्रोथ का अर्थ है एन इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, लेंथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारी साइज, हाइट, वेट, लेंथ में कोई भी इंक्रीज होना, बढ़ाव होना, विच कैन बी मेजर्ड, जो कि मापा जा सकता है, वह ग्रोथ है। एंड ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट implies change in shape, form और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूविंग वर्किंग एंड फंक्शनिंग। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट आता है कि चेंज इन शेप, हमारे शेप में कोई अंतर हो जाए, फॉर्म में अंतर हो जाए, स्ट्रक्चर में अंतर हो जाए, जो हमें हेल्प करे हमारी वर्किंग में और फंक्शनिंग में, वह हमारा डेवलपमेंट में आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज मेजर्ड जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। डेवलपमेंट इज सेड टू बी अ क्वालिटेटिव प्रोसेस दैट हैपन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम देयर बीइंग कंसीव्ड टू अ बेबी, चिल्ड्रन, टीनेजर, adult and getting older until we die. Then example है, the development of a child can be seen as he or she start off by crawling into more advanced skills such as वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग। जो डेवलपमेंट होता है वह हमारे घुटनों के बल जब हम चलते हैं तब से ही लेकर चालू हो जाता है, और फिर हम एडवांस स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, डांस करना, ये सब हमारा डेवलपमेंट में आ जाएगा। देन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में हम देखते हैं। ग्रोथ यूजुअली इंडिकेट्स फिजिकल चेंजेस इन हाइट, वेट एंड लिम्स ऑफ द बॉडी। ग्रोथ जो है वो फिजिकल चेंज से डील करता है, इसमें हाइट, वेट में कोई ना कोई अंतर पाया जाएगा। इट मीन्स द इंक्रीज एंड enlargement of the body and different parts of the body making in the heavier and larger। यह जो ग्रोथ होगा वो इंक्रीज करेगा और इनलार्ज करेगा, बढ़ावा, कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा हमारी बॉडी को, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, उसको हैवियर बनाएगा या लार्जर बनाएगा। तो ये हमारा ग्रोथ जो है फिजिकल चेंजेस से होता है, और इन्हें हम मेज़र कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं। देन है अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, ये डेफिनेशन है ग्रोथ की। ग्रोथ इज द रिगार्डेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एज ग्रोथ इन द हाइट एंड वेट। ये मल्टीप्लिकेशन होता है हमारी सेल्स का और ये रिजल्ट करता है हाइट और वेट में। देन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मीन्स और डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट जो है वो चेंजेस होता है हमारे म्यूचुरेशन पे और एक्सपीरियंसेस पे। इट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डिनरी एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस। ये जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है और एक ऑर्डर में होता है, 1 by 1 करके होता है, और पहले से हम इसे प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। इसमें डेफिनेशन है डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग टू फ्रैंक। डेवलपमेंट रिफर्स टू द चैलेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एज अ होल। डेवलपमेंट हमारा जो होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वह डेवलपमेंट के अंदर में आता है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड सेंस है। देन हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये काफ़ी पूछा भी जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। तो मीनिंग के बेसिस पे देखते हैं। ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल चेंज एस्पेक्ट।
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ग्रोथ जो होता है वो हमारी शारीरिक संरचना में क्या फ़र्क आ रहा है इससे डील करेगा। हमारे साइज़ में क्या फ़र्क आया, लेंथ में क्या फ़र्क आया, हाइट में क्या फ़र्क आया और वेट में क्या फ़र्क आया। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, लैंग्वेज में, इमोशनल में, सोशल में एक्सेट्रा, ये जितने भी एस्पेक्ट हैं इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमारा डेवलपमेंट में आएगा। नेचुरल सोशल प्रोसेस होता है, तो ग्रोथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल तो है ही, साथ ही यह सोशल प्रोसेस भी है। कंटिन्यूएशन, तो ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ जो है हमारी वो लाइफ टाइम नहीं चलती है, ये एक ना एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट हमारा जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बॉम्ब टू टॉम चलता है। मतलब कि जब हम पैदा भी नहीं हुए होते हैं उससे लेकर हमारी मृत्यु तक ये चलता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ जो है हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। ओवरऑल चेंजेस जो भी इंडिविजुअल में आते हैं वो सारा डेवलपमेंट में आ जाता है। स्कोप ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। कहीं ना कहीं जो ग्रोथ का स्कोप है वो लिमिटेड रह जाता है, क्योंकि इसको हम मेज़र कर सकते हैं और ये हाइट, वेट, लेंथ इनसे डील करता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ऑल चेंजेस जो भी व्यक्ति को मैच्योरिटी तक पहुंचाते हैं वो सारे ही जो है डेवलपमेंट से डील करते हैं, इसलिए इसका जो स्कोप होता है वो ब्रॉडर होता है। कवरेज देखते हैं, तो कवरेज की बेसिस पे ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, और डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड कॉम्प्रहेंसिव इन नेचर। ये अंतर था डेवलपमेंट और ग्रोथ में। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कुछ सिद्धांत हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज पहला सिद्धांत है इसका, द ह्यूमन बीइंग इज़ नेवर स्टैटिक। जो मनुष्य है वह कभी भी स्थिर नहीं रहता है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टिल द टाइम ऑफ डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए द मैन इज ऑलवेज अंडर गोइंग थ्रू द चेंजेस। उसमें कोई ना कोई चेंजेस होते ही रहते हैं। फिर है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरा साइकोलॉजी जो है आपका सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। इसमें स्टेजेस कुछ बताई गई हैं, तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, लेकिन सबका कहीं ना कहीं मैच होता है, इसलिए आप कुछ स्टेजेस समझ लीजिएगा। वही सब में है, थोड़ा बहुत 1-2 ईयर का फ्लक्चुएशन है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है किसी में भी। तो फर्स्ट स्टेज होती है इन्फेंसी, जो 0 to 3 ईयर्स के लिए होती है। देन है चाइल्डहुड, जो 3 to 12 ईयर्स के लिए होती है। फिर है एडोसेलेंस, जो 12 to 18 ईयर्स के लिए होती है। देन है अडल्टहुड, जो 18 to 60 ईयर्स के लिए होता है। और ओल्ड एज, जो 61 to टिल डेथ होता है। इसमें अकॉर्डिंग टू कॉलसेनिक है, उन्होंने स्टेजेस दी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। इसमें उन्होंने बताया है प्री बर्थ, बर्थ से पहले के लिए। फिर इन्फेंसी के लिए उन्होंने बताया है, तो इन्होंने इसका टाइम पीरियड बताया है 0 to 4 वीक्स इन्फेंसी के लिए, और 1 to 15 मंथ्स जो है वो अर्लियर इन्फेंसी के लिए, और 15 to 30 मंथ्स लेटर इन्फेंसी के लिए। फिर है चाइल्डहुड, इन्होंने चाइल्डहुड के बारे में बताया है बिफोर 2.5 से 5 साल का जो टाइम बताया उन्होंने वो अर्लियर चाइल्डहुड बताया है। फिर 5 से 9 साल का जो टाइम है वो मिडिल चाइल्डहुड के लिए बताया है। देन 9 to 12 मंथ का टाइम जो है वो लेटर चाइल्डहुड के लिए बताया है। इसके बाद फोर्थ स्टेज उन्होंने बताई है अडोसेलेंस, जो
12 साल से 21 साल के लिए है। फिर वॉटसन ने बताया, इसको कैटेगराइज किया है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को। उन्होंने एम्ब्रियो बताया है, इन्फेंसी बताया है, चाइल्डहुड बताया है, एडोसेलेंस बताया है, फिर फिफ्थ है यूथ, एंड देन है अडल्टहुड, और फिर ओल्ड एज। पर जर्नल डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें तो ये एक चार्ट है जिसे आप फॉलो करिएगा। तो इतनी ही स्टेज होती हैं। इसमें पहली है प्री नेटल पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 10 to 15 days। देन है इन्फेंसी आफ्टर 2 weeks ऑफ बर्थ टू 2 years। इन्फेंसी जो है वो 2 महीने 2 सप्ताह से लेकर जो है 2 साल तक होती है। देन है बेबीहुड। बेबीहुड जो होगा वो चाइल्डहुड से डील करेगा। चाइल्डहुड जो है इसके 2 पार्ट्स होंगे, अर्लियर चाइल्डहुड, इसमें 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे आएंगे। देन है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो होगा वो 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए है। फिर ये अर्लियर चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड से चाइल्डहुड बनेगा जो 10 साल से 12 साल के लिए होगा। इससे फिर अडोसेलेंस बनता है, जो अडोसेलेंस 2 पार्ट्स में होता है, अर्लियर अडोसेलेंस और लेटर अडोसेलेंस। फिर इससे बनेगा अडल्टहुड। अडल्टहुड के भी 2 पार्ट हैं, अर्लियर एंड मिडिल। फिर बनेगा ओल्ड एज। तो इसमें मेनली अगर देखें हम तो पार्ट्स जो हैं वो इन्फेंसी है, फिर चाइल्डहुड है। इन्फेंसी हमारा 0 to 2 ईयर होगा। देन चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड हमारा 2 to 6 ईयर्स के लिए होगा। फिर है एडोसेलेंस हमारा चाइल्डहुड हमारा जो है वो 3 to 12 ईयर के लिए होगा। अडोसेलेंस फिर होगा जो 12 to 18 ईयर के लिए होगा। देन जो है अडल्टहुड। अडोसेलेंस तक ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अडल्टहुड आप देख लीजिएगा एक बार, 18 to 60 ईयर्स के लिए होता है, बस इतना काफ़ी होगा इसमें। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बारे में पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं फर्स्ट सेम में। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ये एक स्टेज है जो बेबीहुड या इन्फेंसी के बाद में आती है, और ये 3 to 12 ईयर के लिए होती है। इसमें ये एक इसमें डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू वुड विलियम्स 1990 में उन्होंने बताया है इसके बारे में। फिर अकॉर्डिंग टू प्याजे ने इसकी कुछ डेफिनेशन, कुछ स्टेजेस दी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करेंगे। उन्होंने 2 स्टेज के बारे में बताया है, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर है स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की स्टेजेस के बारे में बताया गया है इसमें, तो वो 2 हैं, अर्लियर चाइल्डहुड एंड देन लेटर चाइल्डहुड। अर्लियर चाइल्डहुड जो होगा वो 18 मंथ से लेकर 3 साल के लिए होगा। फिर जो है मिडिल चाइल्डहुड होगा, ये 3 ईयर्स के से लेकर 5 ईयर्स तक के लिए होगा। फिर लेटर चाइल्डहुड है जो 5 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स के तक के लिए होगा। देन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है बच्चे का। द चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज जनरली हैव अ हाइट ऑफ 3 feet and 8 inches। इसमें बच्चा जो है वो 3 feet 6 inches का हो जाता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है इसमें। जो भी बच्चा सीखता है, जैसी भी लैंग्वेज को वो सीखता है, उसे बहुत जल्दी अक्वायर कर लेता है। इसे चैटर बॉक्स एज भी कहते हैं हम। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के टाइम पे कौन कौन से डेवलपमेंट के एस्पेक्ट होते हैं, तो इसमें पहला है फिजिकल डेवलपमेंट।
इसे प्री गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फाइन मोटर स्किल आर नेसेसरी टू एंगेज इन द स्मॉलर मोर प्रिसाइज मूवमेंट। इसमें फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बच्चा सीख जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है, उसकी हाइट और वेट में इंक्रीज होता है। देन रैपिड चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन होता है, इसमें रैपिड चेंजेस आते हैं बच्चे में। इंक्रीज इन मोटर स्किल्स में उसकी मोटर स्किल्स जो हैं, जैसे कि कैच करना, थ्रो करना, रन करना, जंपिंग करना, क्लाइंबिंग करना, राइडिंग करना, ट्राईसाइकिल करना, सेल्फ फीडिंग करना, ड्रेसिंग करना, बैलेंसिंग करना, कलरिंग करना, ड्राइंग करना, ये सारी मोटर स्किल्स में आता है। ये बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं, उसके इंक्रीज होता है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोकॉर्डल, इसमें बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है केंद्र से लेकर बाहरी अंगों तक के लिए और सिर से लेकर पैर तक के लिए। मोर इंक्रीज इन ब्रेन में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, इंक्रीज करता है ब्रेन। डेवलप्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन, हाथों का और आँखों का कोऑर्डिनेशन होता है इसमें। फिर देन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आएगी, कॉन्सेप्चुअल रिसोर्सेज आएंगे, परसेप्चुअल स्किल्स आएंगी, लैंग्वेज लर्निंग आएगी इसमें। देन है चाइल्डहुड शो ईगोसेंट्रिज्म और सेल्फ फोकस। Childhood have the tendency for the centration and is seen when a child may insist and drinking a big glass of cold water. Then है social development, बहुत तेजी से होता है। greater degree of social awareness के बारे में बच्चा जानता है। independence होता है। feel proud in involving school and social activity, सोशल एक्टिविटीज़ में जब इन्वॉल्व होता है, स्कूल में इन्वॉल्व होता है तो उसे प्राउड फील होता है। मिनिमम सेग्रीगेशन अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसमें कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होता है बॉयज़ और गर्ल्स में। इमोशनल डेवलपमेंट भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है चाइल्डहुड में। डेवलप आ सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इस स्टेज में। एक्विजिशन ऑफ अ सेट ऑफ स्किल्स जो सेट होती हैं उनका एक्वायर करता है वो उन्हें। देन है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ चाइल्डहुड स्टेज, इसमें हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है बच्चे को, प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसमें। ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा न्यूरल एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों में। प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसका घर में। देन है एडोसेलेंस का कॉन्सेप्ट, ये इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो एडोसेलेंस जो है वो लैटिन वर्ड एडोलेसर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू ग्रो टू मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना। तो स्टेनली हॉल ने एडोसेलेंस को तूफान, स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था बताया है। स्टेनली हॉल का नाम एडोसेलेंस से ज़रूर जुड़ता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं एडोसेलेंस के लिए। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, एडोसेलेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट strain and strain. Adolescence stages of development can be described as, एडोसेलेंस की कुछ स्टेजेस हैं। एडोसेलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है या एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ चेंज, इसमें बहुत ही रैपिड चेंजेस होते हैं बच्चों में। प्रॉब्लमेटिक एज होती है ये, क्योंकि इसमें बच्चा कुछ करना चाहता है, अपने दोस्तों यारों के साथ मिलता है, वह उनकी जो जैसे ही वो रहते हैं उनके पहनावे ओढ़ावे बोली को बहुत अच्छे से वो कैच करता है, बहुत जल्दी कैच करता है। इट इज़ अ टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को खोजता है इसमें वह। टाइम ऑफ द अनरियलिज्म, रियलिस्टिक का कोई भी उसे अंदाज़ा ही नहीं होता है, यह एक दीवा स्वप्न के भांति चलता है एडोसेलेंस। थ्रेशोल्ड ऑफ द अडल्टहुड की दहलीज होता है ये। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोसेलेंस, एडोसेलेंस जो है वो पुबर्टी के भी एज कही जाती है, और इसमें जो एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के लिए वो हैं फिजिकल डेवलपमेंट, मोर रैपिड चेंजेस बॉडी में जो है
वो गर्ल हो या बॉय हो, उसके रैपिड चेंजेस आते हैं। रिमार्केबल डेवलपमेंट इन ब्रेन, उसका ब्रेन पूरी तरह से विकसित करता है। एक्सपीरियंस ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी। देन है अफेक्ट इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट होते हैं बच्चे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखते हैं, इसमें प्याजे ने ऑपरेशनल स्टेज बताई हैं। देन है एडोलेसेंस, जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के थ्रू डेवलप होता है। इमेजिनरी ऑडियंस होती है इसमें। पर्सनल फेबल होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेस ऑफ थिंकिंग के लिए डेवलपमेंट होता है। एडोलेसेंट डेवलप द एबिलिटी टू थिंक द एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चीज़ों के भी बारे में बच्चा सोच पाता है इसमें। इमोशनल डेवलपमेंट होता है। फीलिंग ओवरऑल सेंसिटिव होती है फीलिंग इसमें। लुकिंग फॉर एन आइडेंटिटी को देखता है अपने बच्चा जो है। फिर बात करते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर्स टू द डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स। जो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम विभिन्नताएं देखते हैं उन्हें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। विच इज़ नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट एंड कॉम्प्लेक्स। यह केवल हाइट, वेट और कॉम्प्लेक्स की विभिन्नताएं नहीं होती हैं, बल्कि उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, इंटेलिजेंस लेवल में, इमोशनल एक्सपीरियंस में। हर एक व्यक्ति की अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जो भी हमें भिन्नता पाई जा रही है एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति में। ये कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर ने डेफिनेशन दी है, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेरिएबिलिटी होती है इसमें, वेरिएबल्स होते हैं। डिफरेंशियल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ग्रोथ और लर्निंग। इंटर रिलेशन ऑफ ट्रेड्स, इंटरपर्सनल डिफरेंसेस होते हैं, इंट्रापर्सनल डिफरेंसेस होते हैं। एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें कुछ एरियाज होते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस में डिफरेंस पाया जाता है एक दूसरे के। तो इसका जो है फॉर्मूला है, विलियम स्टर्न ने इसे दिया है, IQ इक्वल टू MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। देन जो है हावर्ड गार्डनर ने भी एक थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। इसमें इन्होंने 8 तरह के जो है इंटेलिजेंस लेवल बताए हैं, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस बताई हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल है, विजुअल है, म्यूजिकल है, इंट्रापर्सनल है, काइनेस्थेटिक है, इंटरपर्सनल है, नेचुरलिस्टिक है। फिर डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी, अलग अलग पर्सनालिटी के बेसिस पे डिफरेंस होते हैं। इंटरेस्ट के बेसिस पे डिफरेंस होते हैं, हर किसी का इंटरेस्ट लेवल एक जैसा नहीं होता है। एप्टीट्यूड, हर किसी का एप्टीट्यूड चेंज होता है। अचीवमेंट, हर कोई अलग अचीवमेंट चाहता है, हर एक की स्किल चेंजेस होते हैं। फिजिकल एंड मोटर एबिलिटी चेंजेस होती हैं, कोई ज़्यादा काम कर सकता है, कोई जल्दी थक जाता है। डिफरेंसेस इन लर्निंग में भी डिफरेंस होता है, कोई बहुत जल्दी किसी चीज़ को पकड़ लेता है, प्रोसेस कर लेता है, रिटेन रखता है उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, कोई नहीं कर पाता है। तो यही है डिफरेंसेस इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। सोशल और मोरल डेवलपमेंट में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, जैसे कि हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता क्या है, हमारे माँ बाप क्या थे, तो ये इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बच्चों पे।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस इससे आ जाएंगे। देन है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है, हम कौन से कस्टम में बिलोंग करते हैं, कौन सा ट्रेडिशन है हमारा, कौन से बिलीव्स हैं, कैसे हम रह रहे हैं, कैसे हमारे साथ बिहेव हो रहा है, वैसे ही हमारी थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अदर डोमिनेंट्स में आ जाएगा हम कौन सी एज पे हैं, क्या जेंडर है हमारा, मैच्योरिटी लेवल, कास्ट, कल्चर, ये सब इसमें आ जाएंगे। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द individual differences, planning the education recognizes the degree of maturity and growth। इसमें रिकोगनाइज कर लिया जाता है मेच्योरिटी लेवल एंड ग्रोथ को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे। रिक्वायर्ड नॉलेज एंड नॉट ओपिनियन, नॉलेज को रिक्वायर किया जाता है। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट अप्रोच अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक अप्रोप्रिएट अप्रोच का यूज़ किया जाता है उसके साथ। सो ये थी साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट हमारी। ये जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और साइकोलॉजी ही पूरा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, तो साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।